गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी का। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, इससे पहले के प्रीवियस वीडियोज़ को जिन्होंने नहीं देखा है, आप लोग प्लेलिस्ट पर जा करके इससे पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। हम लोगों ने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख लिया और अब अपना एक नया प्रश्न, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इस प्रश्न के पीछे एक नियम लागू रहता है और उस नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ध्यान से मेरी बात को समझना। एक नियम मैं आपको समझाता हूँ, उस नियम का जो नाम है वह नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो समीकरण को संतुलित क्यों किया जाए, इसके पीछे नियम लगता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जो यह बताता है, मैं यहां पर नियम भी लिख देता हूं। नियम क्या कहता है, एक बार बहुत ध्यान से जो मैं बता रहा हूं उसको समझिएगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को, मेरे साथ साथ आप बोलते रहिए, अपनी कॉपी में नोट भी करते रहिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही उसका विनाश, और ना ही उसका विनाश। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैंने आपके सामने लिख दिया है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होगा, ना द्रव्यमान नष्ट होगा। इसके पीछे निष्कर्ष क्या निकलता है, इस नियम का जो निष्कर्ष है वो क्या है। निष्कर्ष ये है कि अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं और अभिक्रिया में जो बनते हैं, ध्यान देना बच्चों, अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं और अभिक्रिया होने के पश्चात जो पदार्थ बनेंगे, उनकी जो मात्राएं होंगी बच्चों वो कैसी होंगी, समान होंगी। इस नियम का जो निष्कर्ष निकलता वो ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने पदार्थ भाग लेते हैं, भाग लेने का मतलब जो पदार्थ भाग लेता है उसको बच्चों अभिकारक कहा जाता है, और जो पदार्थ बनते हैं उसको बच्चों उत्पाद कहते हैं। अगर अभिकारक और उत्पाद इन दोनों के द्रव्यमान समान है तो इससे बात निकल करके आएगी कि ना तो द्रव्यमान उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। और अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान कैसे समान रहे, इसके लिए बच्चों अपने को जो तत्व भाग ले रहे हैं
उनकी संख्या को बराबर करना होगा, उनकी संख्या को संतुलित करना पड़ेगा। जब संख्या संतुलित होगी तो द्रव्यमान संतुलित हो जाएगा, द्रव्यमान संतुलित हो जाने से द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिद्ध हो जाएगा, और यह नियम सिद्ध हो जाएगा तो इसका मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नितांत आवश्यक है। तो अगर आपसे कोई पूछे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करना होता है, जो ये बताता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो समान है। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि किसी का कोई पॉइंट रह गया हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अब बच्चों हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उन सभी प्रकारों का अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। मैं एक एक करके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को यहाँ पर बताऊंगा और उसकी फुल डिटेल परिभाषा और उसके उदाहरण के साथ आपके समक्ष उसकी डिटेल बताऊंगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की हम चर्चा करते हैं, कितने प्रकार की होंगी और साथ ही साथ कौन कौन सी हैं हम लोग उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ पहला प्रकार, जिसको बच्चों हम लोग संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या बताते हैं, क्या नाम है? संयोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह बच्चों संयोजन अभिक्रिया है। इसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, हम उसकी बात करते हैं। मैं यहां पर इसकी डिटेल लिख करके दिखाता हूं, देखिएगा। जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर, अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये बच्चों इसकी परिभाषा है, ध्यान से सुनिएगा। जब दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक की संख्या दो भी हो सकती है और दो से ज्यादा भी हो सकती है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके बच्चों कंडीशन ध्यान रखना, एकल उत्पाद बनाते, अर्थात रिएक्शन कुछ इस प्रकार की रहने वाली है। मैं यहां पर दो अभिकारक ले लेता हूं, अभिकारक दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं यहां पर दो की बात करता हूं, और ये दोनों जुड़ करके एकल उत्पाद बनाएंगे, अर्थात ए बी। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार की रहने वाली है। फिर से एक बार देखिएगा, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इसकी रिएक्शन को, इसके एग्जाम्पल को आप तक बता सकूं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं
सबसे पहले मैं एग्जाम्पल देता हूं कोयले का दहन। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, कोयले का दहन। अब कोयले का दहन, इस अभिक्रिया को मैं कर रहा हूं। कोयले का जो प्रतीक है वह कार्बन है और दहन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों ने यहां O2 लिख दिया और जब दहन करेंगे तो बच्चों कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। कार्बन यहां पर जो लिखा हुआ है आपका, ये सॉलिड है, वो ऑक्सीजन गैस है और ये जो CO2 बनी है ये भी गैस है। आपसे कहा जाए ये अभिक्रिया कौन सी हो, तो ध्यान रखना, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हो गई बात। दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं। दूसरा जो एग्जाम्पल बच्चों में लिखने जा रहा हूं, जल का निर्माण। जल का निर्माण। अब जल का निर्माण इस अभिक्रिया को किस प्रकार लिखेंगे, आप इस रिएक्शन को भी देखिएगा। 2H2 हाइड्रोजन गैस है, 2H2 प्लस O2 ये भी गैस है, आपस में जोड़ेंगे एकल उत्पाद बनेगा तो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया होगी। जब ये दोनों जुड़ते हैं तब बच्चों जल का निर्माण होता है, जिसकी भौतिक अवस्था द्रव है। आई होप आप सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो संयोजन अभिक्रिया की बात मैंने क्लियर कर ली, मैं इसको रफ किए देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसकी आगे की नेक्स्ट रिएक्शन की बात करता हूं। अगली अभिक्रिया कौन सी रहने वाली है उस पर चर्चा करता हूं। अब जो अगली अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस अभिक्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया। यह वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की जस्ट उल्टी अभिक्रिया है। संयोजन में हमने बात की दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते थे। इसमें उल्टा है, एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करती है। उत्पाद का निर्माण करती है। तो यह अभिक्रिया बच्चों वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक कितने हैं, एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। एक आपका अभिकारक दे रखा होगा, मैं मान लेता हूं AB अभिकारक है, ये टूटेगा और A और B का निर्माण करेगा। क्लियर हो गई बात। ये टूटेगा, A और B का निर्माण करेगा। अपने लोग कुछ इस प्रकार की रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और ये अभिक्रिया तीन प्रकार की बच्चों होती है। ये अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है।
तीन प्रकार कौन कौन से हैं, हम लोग उसकी बात करते हैं। वियोजन अभिक्रिया तीन भागों में बटी रहती है। तीन भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो भाग है वह कहलाता है ऊष्मीय वियोजन। सबसे पहला प्रकार इसका ऊष्मीय वियोजन है। दूसरा जो इसका प्रकार है वह वैद्युत वियोजन है। वैद्युत वियोजन है। और तीसरा जो प्रकार है बच्चों में प्रकाशीय वियोजन है। प्रकाशीय वियोजन। तो अगर आपसे पूछे कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा वैद्युत वियोजन और तीसरा प्रकाशीय वियोजन। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके एग्जाम्पल की एक एक करके बात करता हूं। अब बच्चों मैं एक एक करके सबका एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऊपर ऊष्मीय वियोजन है, दूसरा वैद्युत वियोजन है और तीसरा प्रकाशीय वियोजन है। अगर अभिकारक का वियोजन ऊष्मा के माध्यम से किया जाए तो यह आपका ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। अगर हम लोग ऊष्मा के माध्यम से हम लोग वियोजन करते हैं, ऊष्मा के द्वारा पदार्थ को तोड़ते हैं, तो ये ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं कैल्शियम कार्बोनेट को लेता हूं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है और इसका ऊष्मा के द्वारा अगर मैं वियोजन करता हूं तो बच्चों अपने को कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। यहां पर जो कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड के रूप में है, CaO ये भी सॉलिड के रूप में है और CO2 ये गैस के रूप में है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मा के द्वारा अपघटन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, वियोजन किया जाएगा तो ये ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। अगर वियोजन विद्युत की सहायता से किया जाए, विद्युत के माध्यम से अभिकारक को तोड़ा जाए तो ये तुम्हारा विद्युत वियोजन कहलाता है। देखिए कैसे, मैं जल को ले लेता हूं, H2 लिक्विड की फॉर्म में है, द्रव अवस्था में है, विद्युत की सहायता से वियोजन करते हैं। 2H2 यानी हाइड्रोजन अलग हो जाएंगे और O2 यानी ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अगर ऊष्मा की सहायता से वियोजन होगा तो ऊष्मीय वियोजन, विद्युत की सहायता से वियोजन होगा तो विद्युत वियोजन कहलाएगा। मैंने आपके सामने इस रिएक्शन को लिख दिया। अब बात आती है प्रकाशीय वियोजन की, हम लोग बात करेंगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर वियोजन कराया जाए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मैं यहां पर लिख देता हूं सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन कराया जाए, सूर्य के प्रकाश को Hµ से भी प्रदर्शित करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर वियोजन कराया जाएगा तो यह वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। मैं यहाँ पर AgCl सिल्वर क्लोराइड का बच्चों मैं यहाँ पर वियोजन कराने जा रहा हूँ। सिल्वर क्लोराइड का बच्चों में वियोजन कराने जा रहा हूं। रिएक्शन क्या होगी, ये सॉलिड की स्टेट में है, जब इसको तोड़ेंगे, जब प्रकाश की उपस्थिति में इसका वियोजन कराएंगे तो बच्चों क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। Cl2 क्या चीज है, क्लोरीन गैस है और Ag सिल्वर बच्चों आपको अलग प्राप्त हो जाएगा। तो ये सिल्वर सॉलिड रहेगा और Cl बच्चों आपके पास में गैस है। तो मैंने सभी प्रकार के वियोजन की एग्जाम्पल आपको बता दी। यदि किसी रिएक्शन में कोई समस्या आई हो तुरंत कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएंगे, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ करके उसका रिप्लाई दूंगा। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।